लिए आप सभी को आवाज स्पष्ट है ना? कोई समस्या नहीं है आवाज में? बताएंगे एक बार। जी नहीं, स्पष्ट। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक का भाग देख लिया था, है ना? प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। यहाँ तक का भाग हम सभी ने संधि प्रकरण में देख तो लिया था। क्या? ठीक है, चलिए आगे। जो हमारा सूत्र है आज का वो है उपसर्गाः क्रिया योगे। ठीक है, उपसर्गाः क्रिया योगे। तो हमने वैसे इसको लग रहा है परिभाषाओं के अंदर भी हमने इसको देखा था, प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे। ठीक है, तो ये उपसर्गाः क्रिया योगे से ही पहले सूत्र आता है प्रादयः। तो प्रादयः का मतलब क्या होता है? प्र परा अपसम इत्यादि जो होते हैं ना, कुछ उपसर्ग प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, कुल मिलाकर के 22 उपसर्ग प्राप्त होते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्र परा अपसम इत्यादि। तो इसमें सामान्य रूप से ये है कि प्र आदि जो उपसर्ग होते हैं ना, प्र परा अपसम इत्यादि जो 22 उपसर्ग होते हैं, जब ये क्रिया के साथ में इनका योग हो जाता है तो ये उपसर्ग कहे जाते हैं। ठीक है, प्र परा अपसम इत्यादि जो हैं, जब इनका क्रिया के साथ में योग होता है, जुड़ते हैं, तो हम इनको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो प्रादयः अर्थात जो ये प्र आदि क्रिया के योग में होने पर, क्रिया के साथ जब इनका योग होता है तब इनको हम लोग उपसर्ग कहते हैं, इनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से 22 उपसर्ग हैं? तो प्र परा अप सम अनु अव निश निर दुष दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप, है ना? तो इस प्रकार से आप काउंट करोगे तो ये 22 उपसर्ग हो जाते हैं, तो इन्हीं को प्रादयः ऐसा करके कहा गया है। ठीक है, तो प्रादयः अर्थात ये जो प्र आदि, ये जो 22 ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इनका निपात हो जाता है कि ये उपसर्गों के रूप में इनका निपात हो जाता है, कि जब ये क्रिया के साथ में होंगे तो इनका प्रयोग उपसर्ग के समान किया जाएगा। ठीक है, निपात का मतलब आप सभी को बताया था कि कुछ शब्दों का निश्चित रूप से पतन हो जाता है। पतन अर्थात उसकी स्थापना हो जाती है कि ये इसी अर्थ में अपना काम करेंगे। तो इसी प्रकार से प्र परा अपसम इत्यादि जो हैं ये 22, जब इनका क्रिया के साथ में योग होगा तो ये निश्चित रूप से केवल उपसर्ग के रूप में माने जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा। अब ये जो उपसर्ग इत्यादि का प्रकरण क्यों इन्होंने बीच में लेकर के आए, है ना? क्योंकि ये तो संधि प्रकरण हमारा चल रहा है, तो उपसर्गों के ऊपर प्रकाश इन्होंने क्यों डाला, ये अभी नेक्स्ट वाले सूत्र में हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक और सूत्र है भूवादयो धातवः, है ना? प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का पहला सूत्र है ये। तो इसमें कह रहे हैं कि जो भूवादय अर्थात धातु पाठ, जो महर्षि पाणिनि का ग्रंथ है जिसमें 2000 के आसपास धातुएं हैं, तो उसमें जो सबसे पहला सूत्र है वो है भूसत्तायाम। ठीक है, धातु पाठ में जो सबसे पहली धातु आती है वो आती है भूसत्तायाम। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भू आदयः अर्थात जो ये भू आदि जो 2000 धातुएं हैं ना, तो इनको इनको ही हम लोग धातवः अर्थात ये सभी धातु कहलाते हैं, इनकी धातु संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो वृत्ति भाग को देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि क्रियावाचिना अर्थात क्रियावाची ये जो भू आदि है ना, तो इनको धातु कहते हैं, इनकी धातु संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो ये जो क्रियावाची अर्थात क्रिया के रूप में जब प्रयुक्त होंगे भू आदि, तो हम इनको धातु कहेंगे। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक संधि आती है, यहाँ पर संधि विषयक सूत्र आता है उपसर्गा धृति धातु। ठीक है, तो ये सूत्र बड़ा आसान है। अच संधि वैसे बहुत आसान ही है, अच संधि में कहीं कोई समस्या नहीं है, बस हमें सूत्रों के अर्थों को थोड़ा सा समझना होता है कि सूत्र आखिर हमसे क्या कहना चाहता है। चलिए, आज अच्छी संख्या हो गई आप लोगों की, 5-6 लोग बहुत सालों के बाद दिखे। ठीक है, तो उपसर्गात धृति धातु। तो इसमें क्या है ना, उपसर्गात मतलब क्या है, उपसर्ग से परे, है ना? और ये जो उपसर्गात है तो इसमें पीछे से जो आद गुण जो सूत्र था ना, आद गुण,
तो आद गुणः से ही आत की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। तो आत का भी अर्थ आ रहा है। तो आत में भी पंचमी विभक्ति एक वचन है, उपसर्गात में भी पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि अ वर्ण वाले उपसर्ग के बाद में यदि रीति धातु, रीति धातु का मतलब रिकार से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आएगा, ठीक है। धातु अगर कोई आती है तो क्या होता है, सबसे पहले तो अ वर्ण वाला कोई कोई हमारे सामने उपसर्ग होगा, और बाद में री से शुरू होने वाली कोई धातु आएगी, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि वृद्धि रेखादेश अस्यात्, अर्थात दोनों के स्थान पर ये जो दो हैं तो इनके स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा, मतलब वृद्धि हो जाएगी वहां पर, ठीक है। तो यहाँ री के साथ में वृद्धि हो रही है, इसीलिए वृद्धि जब भी होगी तो आर ऐसा होगी, ठीक है। री को जब भी वृद्धि होती है तो आर ऐसा हो जाता है। अब ये कैसे हो रहा है इसी को आगे समझाएंगे ये, ठीक है। तो यहां तक हमने समझा। अब आइए इसके वृत्ति भाग को देखते हैं सबसे पहले। तो वृत्ति में कह रहे हैं कि अवर्णांतात उपसर्गात, मतलब अवर्ण अंत में हैं जिनके, ऐसे उपसर्ग के बाद में यदि ऋकारादौ धातु परे, अर्थात उसके दूसरी तरफ यदि ऋकार से प्रारंभ होने वाली कोई धातु होगी तो वहां पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा। दोनों के स्थान पर वृद्धि को ही केवल एकादेश हो जाएगा, वृद्धि ही एक आदेश हो जाएगा वहां पर, ठीक है। जैसे यहां पर उदाहरण दिया गया प्रारछति, तो ये देखिए ये है प्र उपसर्ग, ठीक है। और दूसरी तरफ है रिच्छति, ठीक है, प्र जमा रिच्छति। तो आप सभी एक बात बताइए, ये जो प्र है ये उपसर्ग है या नहीं है? बताइए सभी लोग, माइक ऑन करके अपना। प्र उपसर्ग है या नहीं? जी उपसर्ग है गुरुदेव। प्र उपसर्ग है, और प्र जो उपसर्ग है अ वर्ण इसके अंत में है अथवा आ है अथवा ई है, क्या है इसके अंत में? प्र के अंतिम में क्या है? ह्रस्व अ। ह्रस्व अ है, इसीलिए अ वर्ण वाला उपसर्ग हमें प्राप्त हो गया। और रिच्छति ये जो धातु है तो ये रिकार से प्रारंभ होने वाली धातु है या नहीं है? बताइए आप सभी लोग, है ना? रिकार से प्रारंभ होने वाली यहाँ पर धातु है। तो इसीलिए कहा कि जब ऐसी स्थिति आएगी जहां एक तरफ तो अवर्णांत जो भी उपसर्ग होते हैं वो होंगे, और दूसरी तरफ री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु होगी, तो इन दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाएगा अ और री के स्थान पर। तो यहाँ पर वृद्धि होकर के आर ऐसा आदेश हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि होगा तो केवल आ प्राप्त होगा, लेकिन जो भी रीकार या रीकार के स्थान पर जो भी आदेश होते हैं तो वे रपर करके होते हैं, तो इसीलिए आर ऐसा हो जाएगा। तो इसी को प्रार क्षति, ये जो रीकार है ये इसी के ऊपर पहुंच जाएगा, तो प्रार क्षति ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सूत्र हम सभी ने समझा। इसी में आप लोग ये ऊपर के भी जो भी आपको ये उपसर्ग दिखाई पड़ रहे हैं ना ऊपर, तो इसमें भी काफी सारे अवर्णांत उपसर्ग आपको दिखाई देंगे। तो इन सभी के साथ में री से प्रारंभ होने वाली धातु का के साथ में वृद्धि एकादेश हो जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले प्र है, उसके बाद अप, इसके अंतिम में भी अ आ रहा है, उसके बाद अव, है ना, नीचे भी उप, फिर इसी प्रकार से बस इतने ही है, ठीक है। तो तीन चार उपसर्ग ऐसे हैं जिनके अंतिम में अ आ रहा है, तो इनके साथ में इस सूत्र का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, उपसर्गा धृति धातु। अब नेक्स्ट एक संधि स्टार्ट हो रही है जिसको पररूप संधि के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है जी। तो इसका सूत्र है एंगी पररूपम। किसी का कोई गुरुदेव यहाँ पे बताइए आद्गुण से गुण, आद्गुण से गुण हो सकता है। कहाँ पर? प्रादम रिच्छति। हाँ, तो उसी को इसने बांध दिया ना, उसी को इसने बांध दिया कि अगर प्रारंभ में वो उपसर्ग होगा और बाद में रिकार वाली कोई धातु होगी तो वहां पर उपसर्गा धृति धातु ही काम करेगा।
ठीक है। और उपसर्ग भी अ वर्ण वाला उपसर्ग होगा तो केवल उपसर्गात धृति धातु ही वहां पर काम करेगा। तो ये एक अपवाद सूत्र भी है, ऐसा इनको मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो उपसर्गात धृति धातु है तो इसको एक अपवाद सूत्र के रूप में भी मान सकते हैं कि यहाँ पर गुण का बाध करके वृद्धि एकादेश हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, यहाँ भी वृद्धि प्राप्त थी लेकिन उसको बांध करके यहाँ पर गुण प्राप्त था, उसको बांध करके वृद्धि एकादेश हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं एंगी पर रूपम इस सूत्र पर। तो इसमें क्या होता है, पर रूप हो जाता है। पर रूप मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग देखोगे अभी पर रूप मतलब बाद वाला रूप। जो एक तरफ वाला जो होता है उसको कहते हैं पूर्व पद, और दूसरी ओर राइट साइड वाले को कहते हैं पर वर्ण। ठीक है, पूर्व वर्ण और पर वर्ण, तो इन दोनों को मिला करके ये जो पर वाला है वर्ण, उसी के समान इसका आदेश हो जाएगा। ये पूर्व वाला इसी में जा करके मिल जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं पर रूप संधि। तो कैसे होता है इसको देखते हैं, इसकी क्या क्या कंडीशन होती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि एंगी पर रूपम। ठीक है, एंगी पर रूपम, तो इसमें भी ऊपर से इसकी अनुवृत्ति आ रही है, आत उपसर्गात की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, एंगी पर रूपम में भी आत उपसर्गात की अनुवृत्ति आ रही है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कोई भी अवर्णांत उपसर्ग हमारे पास होगा। ठीक है, एक तरफ अवर्ण वाला कोई उपसर्ग होगा और दूसरी तरफ एंगी। हेंगी का मतलब ए ओंग, अथवा ए ओंग का मतलब ए या ओ होगा। ठीक है, ए या ओ से शुरू होने वाली कोई धातु होगी, धातु की भी अनुवृत्ति आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु होगी, तो इसी के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अ है और बाद में ए या ओ होगा, तो दोनों को मिला करके ए या ओ आदेश हो जाएगा, या तो ए हो जाएगा या तो फिर ओ हो जाएगा। ठीक है, बाद वाला इसमें आदेश हो जाता है पर रूप, तो पर रूप एक आदेश हो जाएगा, दोनों के स्थान पर रूप एक आदेश हो जाएगा। पिछले वाले सूत्रों में दोनों को मिला करके एक आदेश हो रहा था, मतलब केवल एक आदेश हो रहा था। ठीक है, जो भी वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर केवल बाद वाला यहाँ पर आदेश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि आत उपसर्गात, अर्थात अ वर्ण वाले उपसर्ग के बाद में यदि एंगादौ धातु, यदि ए अथवा ओ से शुरू होने वाली कोई धातु होगी तो उसको पर रूप एकादेश हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया प्र, ठीक है, जमा एजते। ठीक है, प्र जमा एजते, तो आप इसको देख लो। सबसे पहले है प्र, अर्थात आत उपसर्गात है, दूसरी तरफ एंगादौ कोई धातु प्राप्त हो गई हमें एजते। ठीक है, तो इसीलिए प्र का जो अ है और एजते का जो ए है, इसके स्थान पर संधि हो जाएगी। एंगी पर रूपम से इसको पर रूप एकादेश हो करके अ प्लस ए बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के प्रे ज ते ऐसा इसका रूप बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला प्रकरण आप सभी को समझ में आया, पर रूप एकादेश वाला। वंदना जी, स्पष्ट हुआ आपको? जी मैडम। बाद वाला इसमें आदेश हो जा रहा है। ठीक है, आपसे ही मैं प्रायः पूछता हूँ क्योंकि आप ही इस क्लास में सबसे छोटी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा। मानसी, आपको स्पष्ट हो गया? जी, बाकी मैं एक बार ही पढ़ूंगी तो और हो जाएगा। हाँ, पर रूप एकादेश का मतलब बाद वाला आदेश। अभी पूर्व रूप एकादेश भी होगा तो उसमें पहले वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और इसमें एग्जाम्पल दिया गया उपोषति। तो यहाँ पे है उप क्या है, वर्णांत उपसर्ग है और आगे है ओषति। ठीक है, तो बाद में हमें एंग से प्रारंभ होने वाली कोई धातु दिखाई दे रही है, तो यहाँ हो गया अ और दूसरी ओर हो गया ओ, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, केवल ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ओ जो है इसी में उपोषति में इसी प्रकार से मिल जाएगा, तो उपोषति इस प्रकार से रूप बन जाएगा। ठीक है, अ जमा ओ बराबर ओ, उपोषति ऐसा रूप बन जाएगा।
लघु सिद्धांत कौमुदी जो मैंने कहा था आप लोग अपने पास रखिए, अष्टाध्यायी भी अपने पास रखिए और उसका मूल भाग भी अपने पास रखिए, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप सभी को। चलिए अब आगे जो है, आगे इसमें कह रहे हैं अचोन्त्यादि टी, है ना। अचोन्त्यादि टी, इस सूत्र को आपने परिभाषाओं के प्रकरण में भी देखा था, टी संज्ञा विधायक सूत्र है। तो इसमें क्या कहता है, इसमें यह कहता है कि अचाम मध्य यो अंत्यः, अर्थात अचों के मध्य में जो सबसे अंतिम अच होगा ना, और वह जिसके आदि में होगा, सह यस्य आदि ही, वह जिसके आदि में होगा उस समुदाय की टी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जैसे एक शब्द है यहाँ पर, एक शब्द है जैसे राम शब्द है, ठीक है, राम। तो इसमें कैसे इसका विच्छेद करेंगे, र प्लस आ प्लस म प्लस अ, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि अचोन्त्यादि टी, अर्थात जो सबसे अंतिम वाला अच होगा हम उसी को टी संज्ञक मानेंगे। तो यहाँ जो सबसे अंतिम अच है अ, तो ये हो जाएगा इसका टी भाग। इसी प्रकार से एक शब्द है मनस, ठीक है, मनस। तो मनस शब्द का जब विच्छेद करते हैं तो अंतिम में न म अ फिर न प्लस अ प्लस स आता है, ठीक है। तो इसमें भी जो सबसे अंतिम वाला अच है वो है अ, तो इसको आदि में मान करके अ और स की टी संज्ञा हो जाती है, ठीक है। अस भाग यहाँ पर जो है टी संज्ञक माना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से काफी सारे ऐसे शब्द दिखाई पड़ते हैं जिसमें आपको टी संज्ञा पहचानना है। टी टी संज्ञा पहचानने का मतलब क्या है, जो भी सबसे अंतिम वाला अच होगा, स्वर होगा, तो उसी को प्रथम मान करके उसके आगे के जो भी वर्ण आपको प्राप्त होंगे सभी के सभी टी संज्ञक माने जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये है एक शब्द है कृत कृत्स्नम, ठीक है। कृत्स्नम एक ऐसा मान लो शब्द है, ठीक है, कृत्स्नम। तो इसमें आप लोग बताइए टी भाग इसमें क्या होगा, कृत्स्नम शब्द में अम होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मानसी आपको, टी संज्ञा किसकी हो रही है, कृत्स्नम में की टी संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि न में जो अ है वो अंतिम अच है और उसके आगे का जो भी होगा उसकी टी संज्ञा हो जाती है, ठीक है। चलिए अब टी संज्ञा इत्यादि का ये फिर से क्यों इसमें बखान कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक सूत्र आया हुआ है, एक वार्तिक आया हुआ है, सकंध्वादेशु पर रूपम वाच्यम, है ना, सकंध्वादेशु पर रूपम वाच्यम। तो इसमें कह रहे हैं कि एक शकंधु नाम का गण है, ठीक है। शकंधु नाम का एक गण है जो हमें गण पाठ में दिखाई पड़ता है ना। गण पाठ में मैंने आप सभी को बताया था कि गण पाठ में क्या होता है, एक एक गण में एक एक जैसे ही सिमिलर शब्द होते हैं, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 50, किसी में 100। तो 100 समान शब्दों का या मिलते जुलते शब्दों का एक एक गण के रूप में उन्होंने बना करके महर्षि पाणिनि ने उनको गण पाठ में व्यवस्थित कर दिया है। और एक गण के आदि शब्द से ही सबका बोध हो जाता है। जैसे पीछे आप लोगों ने सर्वादि गण का नाम सुना है ना, इसी प्रकार से सकंदवादी भी एक गण है। तो इसमें कह रहे हैं कि शकंधु आदि जो शब्द है ना, शकंधवादी गण में जो शकंधु आदि जो शब्द हैं, तो ये क्या होगा, शकंधु आदि जो शब्द हैं तो इसमें जो टी संज्ञक होता है ना, तो वो जो भी टी संज्ञक होता है तो उसके पूर्व और पर के स्थान पर पर रूप एकादेश हो जाता है, ठीक है। पर रूप एकादेश हो जाता है, जो भी उसका टी संज्ञक भाग होगा तो उसको लेना है और बाद वाला जो भी होगा उसको लेकर के उसमें पर रूप एकादेश हो जाता है। जैसे ये जो शकंधु शब्द है, ठीक है, शकंधु, तो यहां पर क्या है मूल भाग शक, ठीक है, जमा अंधु, शकंधु ऐसा शब्द है, शक जमा अंधु। तो ये जो शक शब्द है ये शकंदवादी गण का है। तो शक में जो अ है
वो हो गया इसका टी भाग, ठीक है। और आगे जो अ है ये हमें पर वाला रूप प्राप्त हो गया अ, तो इन दोनों के स्थान पर पर वाला एक आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अ है ये इसी में जा करके मिल जाएगा, तो श कंधु ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है। क ये वाला इसमें आ जाएगा तो ये हलंत हो जाएगा, फिर ये जा करके इसी में मिल जाएगा। इसी प्रकार से कर कंधु में भी कर्क जमा अंधु, तो कर्क जमा अंधु में कर कांधु ऐसा रूप इसका बन रहा था, ठीक है। दीर्घ एकादेश होकर के अक सवर्णे दीर्घ से इसको कर कांधु शकांधु ऐसे रूप सिद्ध हो रहे थे। तो उसी को रोकने के लिए शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम इस वार्तिक की रचना की महर्षि कात्यायन ने, और कहा कि शकंधु करकंधु इस प्रकार से रूप बन जाएंगे। और आगे आप देखो इसी प्रकार से एक शब्द है मनीषा, तो मनीषा का विच्छेद कैसे करते हैं, तो मनीषा का विच्छेद ऐसे करते हैं, मनस, ठीक है, मनस और आगे है ईशा, ठीक है, मनस जमा ईशा, ठीक है जी, मनस जमा ईशा। तो मनस में जो अस है वो है टी संज्ञक भाग, ठीक है। मनस का जो अस है वो है टी संज्ञक और बाद में जो ई है, तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये पर वाला आदेश यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो मन में दीर्घ ई करके शा जुड़ जाएगा, तो मनीषा ऐसा रूप इसमें बन जाता है, ठीक। तो इसी को कहा शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। समझ में आया आप सभी को ये? बताइए। मानसी समझ में आया आपको? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। महोदय सा का जो लोप हो जाएगा क्या? ये जो था ना मनस का जो अस था ना, अस था जी। मनस में, और बाद में क्या था ई था, तो इसमें कहा कि आगे कुछ भी हो, आगे अस हो कस हो जस हो कुछ भी हो आगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये दोनों जब मिलेंगे तो बाद वाला आदेश हो जाएगा, यही वाला आदेश हो जाएगा इसको, ठीक है। समझ रहे हैं? जैसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ देखो, तो मनस, ठीक है, जमा ईशा। चलिए दिखा देते हैं इसको। तो मनस का जो अस है ना, और बाद में है ईशा का ई, और मन हो गया यहाँ पर हलंत, न में हो गया हलंत, तो अस प्लस ई बराबर हो गया केवल ई, ठीक है। तो मन हलंत था तो इसी में आ करके ये जुड़ गया मनी, और बाद में शाह बचा, तो शाह इसी में हमने ला करके जोड़ दिया, मनीषा ऐसा रूप बन गया। समझ में आ गया? जी तो महोदय। पर रूप एक आदेश का मतलब बाद वाला एक आदेश होगा केवल, ठीक है। आद गुण इत्यादि में क्या था, पूर्व परयोः एकादेशः, मतलब पूर्व और पर दोनों के स्थान पर केवल एक आदेश। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि पूर्व और पर के स्थान पर केवल पर वाला आदेश होगा, ठीक है। दोनों को मिक्स करेंगे तो बाद वाला आदेश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसी प्रकार से इसमें और भी कुछ कुछ बातें इसमें बताई हैं कि इसमें एक और चीज इसमें इन्होंने कहा है कि तच्चटे है, मतलब ये टी संज्ञक के स्थान पर ही होगा, ठीक है। टी संज्ञक के स्थान पर ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी शब्द के किसी भी वर्ण के स्थान पर कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा। वह जो तत्, तत् का मतलब वह जो पररूप एकादेश है, ठीक है। पररूप जो एकादेश है वह टी के स्थान पर ही होता है, मतलब टी वाले भाग को लेना है और बाद वाले भाग को लेकर के जो टी संज्ञक भाग है उसी के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है, ठीक है। और इसी इसी प्रकार से आकृति गणोयम है ना, इसको कहा जाता है आकृति गण। आकृति गण क्यों कहते हैं, तो आकृति गण इसीलिए कहते हैं कि ये
ये जो वाक्य है ना, ये सूत्र अथवा वार्तिक ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि आकृति गण क्यों कह रहे हैं कि ये जो शकंधु इत्यादि जो गण है ना, तो इसमें क्या है, केवल ये जो ऊपर आपको इन्होंने एग्जाम्पल दिए शकंधु, करकंधु, मनीषा इत्यादि, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि बस इतने ही शब्द इसमें हैं, इनकी संख्या और भी है। ठीक है, मतलब इनकी संख्या और भी है। तो इस प्रकार के सूत्रों को आकृति गण कहा जाता है। ठीक है, मतलब जिनका भी काउंटिंग पॉसिबल नहीं होता है कि शकंधु, करकंधु, इस प्रकार के कितने शब्द हैं, तो इसको आकृति गण के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो बस इसमें यह कहा गया है कि जहां भी शक जमा अंधु अर्थात शकांधु प्राप्त हो रहा था, फिर भी शकांधु न बन करके शकंधु बनता है, तो आप इसको शकंध्वादेशु पररूपम वाच्यम के अंतर्गत ही इसका काउंटिंग कर लेना, है ना। मतलब इसका जो भी कार्य है, तो कार्य को देख करके ही आप इसको समझना कि ये इसी गण का है, इसीलिए इसमें वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, और इसी प्रकार से इसमें एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मारतंडह का भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, मारतंडह का भी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो इसको भी इसी प्रकार से समझेंगे, है ना। मारतंडह में भी इसी प्रकार से समझेंगे। तो मार्त जमा अंडह, ठीक है, मार्त जमा अंडह, तो ये मार्त में अ था और इसमें अ था, तो ये वाला अ जो था इसी में आकर के मिल जाता है, तो मारतंडह ऐसा रूप बन जाता है ना। मारतंडह मतलब सूर्य हो जाता है। ठीक है, और ये जो भी आपने शब्द देखे ना ऊपर, तो इन सभी का कुछ न कुछ अर्थ होता है। ऐसा नहीं है कि ये शकंदु, करकंदु इत्यादि ये सब ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। इन सभी के अर्थ होते हैं। जैसे मनीषा का मतलब होता है बुद्धि। ठीक है, करकंधु, करकंधु का मतलब होता है कोई राजा का नाम प्राप्त होता है, कर्क नाम का कोई राजा, अथवा कर्क नामक जो राजा है उसका अंधु अर्थात कुआं, ऐसा। ठीक है, शकंधु, शकंधु अर्थात शक नामक कोई देश है, तो उसका जो कुआं होता है उसको कहते हैं शकंधु। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हर एक एग्जाम्पल का अर्थ भी आपको रचनानुवाद कौमुदी में देखने को मिलता है। तो अर्थ भी हल्का हल्का याद कर लेंगे। बाकी मुख्य तो यही है कि जो भी हमारे कोर्स में सूत्र आ रहे हैं, प्रकरण आ रहे हैं, तो हमें उनका मतलब मीनिंग पता होना चाहिए। ये जो वृत्ति भाग है और सूत्र भाग है, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। और बारंबार मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि आप सभी अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो अपने पास रखिए हमेशा। अष्टाध्यायी और लघु सिद्धांत कौमुदी आपके पास होनी चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आप अर्थ को कैसे कैसे आप इसमें किसकी अनुवृत्ति आ रही है, कहाँ से जा रही है, किसमें से आ रही है, इसको आप नहीं समझ सकते। ठीक है, तो अर्थ आपके पास जो अष्टाध्यायी की मूल पुस्तक होती है 30, 40, 50 रुपए में आ जाती है वो, तो आप उसको हमेशा अपने पास रखिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सूत्र है ओमांगोश्च। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा सूत्र है ओमांगोश्च, है ना। तो ओमांगोश्च क्या कहता है कि ओमांगोश्च मतलब ओम और आंग के परे होने पर भी। ठीक है, ओम और आंग यदि परे हो, है ना, ओमी आंगी च, अर्थात ओम और आंग ये जो शब्द है ना, तो ये परे हो, तो अर्थात सबसे पहले तो आत हो, है ना। सबसे पहले अ वाला वर्ण आपके पास हो, कोई भी अ वर्णांत कोई शब्द हो, और बाद में ओम अथवा आंग परे हो आपके। ठीक है, बाद में ओम अथवा आंग ऐसा परे हो, तो इसमें कह रहे हैं कि इसको भी पर रूप एकादेश हो जाता है। मतलब अ प्लस ओम का ओ है, इसको मिला करके अ वाला जो अ है ये इसमें जा करके मिल जाएगा, बाद वाले में जा करके मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है शिवायोम नमः, तो यहाँ पर देख लो आप लोग, शिवाय लिख लो और बाद में लिख लो ओम, शिवाय प्लस ओम। ठीक है, शिवाय प्लस ओम, तो यहाँ पर है अ और बाद में है ओ, तो अ प्लस ओ बराबर हो जाएगा ओ। ठीक है, तो इसी प्रकार से शिवाय यहाँ पर हलंत हो गया, तो ये ओ इसी में आकर के मिल जाएगा शिवायोम,
नमः ऐसे रूप की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार से कह रहे हैं कि ओम परे हो या आंग परे हो, तो आंग का भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, शिव जमा एही। ठीक है, शिव जमा एही, तो ये जो शिव है ये है और बाद में है एही। तो ये बताइए, यहां पर हमने देखा था ओम और आंग के परे होने पर, तो शिवायोम में तो आपको दिख गया, शिवाय जमा ओम बराबर शिवायोम। यहाँ पर तो शिव जमा ए ही बता रहे हैं, तो यहाँ पर आंग कहाँ है? आंग आपको कहीं दिख पा रहा है इसमें कि कहीं पर आंग है? बताइए, ए ही में आपको कहीं आंग दिखाई दे रहा है कि इसमें आंग हो सकता है? वंदना जी बताइए, नहीं है ना? नहीं। चलिए अब देखते हैं इसमें कैसे यहाँ पर आंग उपस्थित है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी को बता रहे हैं ये कि यहाँ पर जो आंग है ना वो विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? तो ये जो एही है ना, एही कैसे बनता है? आ जमा इही। ठीक है, एक धातु है हिण गतौ, है ना, तो हिण गतौ का ही लोट लकार का मध्यम पुरुष का ये रूप है इही, है ना। जाने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, आने के अर्थ में, है ना। तो आ जमा इही ऐसा है, तो इन दोनों को मिला करके ए ही ऐसा रूप बना हुआ है, ए ही ऐसा रूप इसका बन गया है। ठीक है, तो इसीलिए आ यहाँ पर उपस्थित है, इसीलिए इसको मानेंगे कि यहाँ पर भी आ ही है। भले ही उसका रूप ए हो चुका है, लेकिन ये मूल में क्या था? आ था, इसीलिए इसको यहाँ पर भी आ मानेंगे कि आ है। तो इसी को एक्सप्लेन करते हुए एक सूत्र और आ रहा है, अंतादिवच्च, है ना। अंतादिवच्च एक सूत्र कहता है कि यो अयम एकादेश, अर्थात जो भी यहाँ पर एकादेश आप कर रहे हैं, जो भी एकादेश की प्राप्ति हो रही है, ठीक है, यो अयम एकादेश, अर्थात पूर्व और पर के स्थान पर जो एकादेश आप कर रहे हैं, तो वह पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत भवति। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लो, यहाँ पर पूर्व वाला था आ और पर वाला था ई, तो पूर्व और पर के स्थान पर एक यहाँ पर केवल आदेश हो गया ए, है ना। पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश हो गया ए, तो इसको कह रहे हैं कि ये पूर्व वाले का जो होगा वो अंत के समान माना जाएगा। ठीक है, पूर्ववर्ती जो समुदाय होगा तो उसके लिए अंतिम के समान माना जाएगा, लेकिन जो बाद वाला होगा तो वही क्या हो जाएगा? बाद वाले के लिए आदि के समान माना जाएगा। परवर्ती वर्ण समुदाय के लिए उसी का आदि के समान माना जाता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि हमने जो कहा था शिव, है ना, और हमने कहा था कि ओमांगोश्च, अर्थात ओम और आंग परे होने पर इसमें आप संधि कर सकते हैं, पर रूप एकादेश कर सकते हैं। तो हमें प्राप्त हुआ शिव जमा ए ही, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि यहाँ पर तो आंग है ही नहीं, तो फिर इसकी संधि यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए बताया गया कि ये जो ए ही है, ये आ जमा ई ही मिल करके ए ही बना है। तो यहाँ पर भी आ है, तो आ को निमित्त मान करके आप संधि कर सकते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन आया कि ऐसा कैसे आप कह सकते हो? तो इसके लिए सूत्र आया अंतादिवच्च। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो आपने पूर्व और पर के स्थान पर जो कार्य किया है ना, तो ये पूर्व वाला जो समुदाय है उसके लिए ये अंतवत माना जाएगा, मतलब पूर्व वाला ये हो गया और अंतिम वाला ये माना गया। और जो पर वाला समुदाय है, अर्थात ये जो ए ही है, तो इसका जो ए है ये आदि वाला माना जाएगा। ए ही जो पद है तो इसका आदि वाला माना जाएगा, और जो पूर्व वाला जो शिव का जो वर्ण है, शब्द है, तो शिव के लिए ये अंतिम वाला माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हो गया हमारे पास अ और बाद में हो गया आ। ठीक है, तो ओ, ओ, ओमांगोश्च ने क्या कहा था कि हमें सबसे पहले
एक तरफ हमें अ चाहिए और दूसरी तरफ आंग चाहिए, तो यहाँ पर रूप एकादेश हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए शिव जमा आ बराबर हो जाएगा शिवा। ठीक है, शिवा हो जाएगा। और बाद में आप इस प्रकार से भी इसकी संधि कर सकते हो, शिवा जमा ई ही बराबर शिवे ही, ऐसा रूप बन जाता है। ठीक है, ये ऐसा इसका रूप बन जाता है, शिवे ही। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें मैं देख लेता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे, कर लेंगे। शिव आ जमा इही। ठीक है, तो फिर बाद में इसको इसी प्रकार से गुण एकादेश करके शिवे ही, ऐसा रूप इसका बन जाता है ना। और ये जो मैंने आपको लास्ट में बताया, अ और आ को मिक्स करना, ये आपको नहीं करना है, ये केवल समझाने के लिए आपको बताया है। आपको शिव को डायरेक्ट इसी के साथ में आपको पर रूप संधि करनी है। तो शिव जमा ए ही बराबर आ को मान करके इसमें आप संधि करेंगे तो शिवे ही ऐसा रूप बन जाएगा। शिव का जो अ है ये जा करके ए में मिल जाता है। ठीक है, तो इसी को हमने देखा ओमांगोश्च और अंतादि वच्च। आगे हम लोग देखते हैं कुछ आसान आसान सूत्र अब आगे आ रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें कह रहे हैं अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है, अकह सवर्णे दीर्घ, तो यहाँ पर सवर्ण पद आया हुआ है। और सवर्ण के लिए सूत्र आप सभी ने पढ़ा ही था, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, है ना। जिसका जिस स्वर का, जिस वर्ण का उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होगा उसी को सवर्ण कहा जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि अकह सवर्णे दीर्घ। अकह मतलब अ ई उ, है ना। अक मतलब क्या होता है, अ ई उन और रील री। तो अ ई उ री और री अपने सवर्ण के होने पर इनका दीर्घ एकादेश हो जाता है। ठीक है, तो अ है तो अ का सवर्ण क्या होता है, अ का सवर्ण होता है अ या आ, है ना। तो एक तरफ अ होगा और एक तरफ अ या आ होगा, एक तरफ अ या आ होगा। इसी प्रकार से एक तरफ ई होगा और दूसरी तरफ ई या दीर्घ ई होगी। एक तरफ उ और दूसरी तरफ उ या दीर्घ उ होगा। तो इन दोनों की संधि करके दीर्घ एकादेश हो जाएगा। उ को हो जाएगा इस प्रकार से, ई को हो जाएगा इस प्रकार से, अ को हो जाएगा आ हो जाएगा, री को हो जाएगा दीर्घ रीकार। ठीक है, तो दीर्घ एकादेश यहाँ पर हो जाता है दोनों के स्थान पर। तो आइए इसको देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स में। और ये संधि बहुत प्रसिद्ध है और आसान भी है, तो समझने में इसको दिक्कत नहीं होगी। इसमें कह रहे हैं अकह सवर्णे, अर्थात अक का सवर्ण होने पर, अचि अर्थात स्वर होने पर, सवर्ण अच होने पर, सवर्ण कोई स्वर होने पर, परे अर्थात पर में, पूर्व परयो हो अर्थात पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। जैसे दैत्य जमा अरि। ठीक है, यहां पर है दैत्य जमा अरिहि, दैत्य जमा अरिहि। तो यहां पर भी अ, यहां पर भी अ, दोनों को मिला करके हो जाएगा दैत्यारिहि, ऐसा है ना। तो यहां पर दैत्यारिहि ऐसा रूप बन गया। ठीक है, दैत्यारिहि आ हो जाएगा यहां पर। इसी प्रकार से श्री जमा ईशः, तो एक तरफ था दीर्घ श्री, है ना, श्री में दीर्घ इकार था और दूसरी तरफ ईशा में भी दीर्घ इकार था, है ना। श्री ईशा अर्थात लक्ष्मी जी के पति। तो यहाँ पर दीर्घ प्लस दीर्घ करके दीर्घ एकादेश यहाँ पर हो गया। विष्णु में था हरस्व उ और हुदय के अंदर भी था हरस्व उ, तो विष्णु जमा हुदय बराबर विष्णुदय। होत्री में था हरस्व ऋकार और रिकारा में भी हरस्व रिकार था, तो होत्री जमा रिकारा होत्रीकारा ऐसा रूप बन जाता है। ठीक है, तो अक सवर्णे दीर्घ अर्थात दो सवर्णियों के आपस में मिलने पर उनको दीर्घ एकादेश हो जाता है। अब आगे एंगह पदांतादति, है ना। तो
आपने अभी ऊपर देखा था पूर्व रूप पर रूप संधि का आपने कुछ कुछ एग्जाम्पल आपने देखा था कि ऊपर में पर रूप एकादेश हो जा रहा था बाद वाले के समान। अब क्या कह रहे हैं कि पूर्व रूप एकादेश होगा, पहले वाले के समान आदेश हो जाता है। ठीक है, तो कब होता है? तो कह रहे हैं कि एंगह, एंगह मतलब ए या ओ पहले हो। ठीक है, ए या ओ शुरू में हो, ए या ओ के बाद में यदि अति, अति का मतलब बाद में अ परे हो। ठीक है, बाद में अ परे हो। और ये ए और ओ कैसे हो? तो पदांतात, मतलब पदांत होने चाहिए, पद होने चाहिए कोई ना कोई। पद का मतलब जिसमें सुप और तिंग जुड़ चुके हों। सुबंत जो 21 प्रत्यय होते हैं और तिंगंत जो 18 प्रत्यय होते हैं, तो इसमें जुड़े हुए होने चाहिए। इसी एंग को यहाँ पर लिया गया है। तो एंग जो है ए और ओ पदांत होना चाहिए और बाद में अ होना चाहिए। तो ये जो अ है इसी में आकर के मिल जाता है, अ इसी में आकर के मिल जाता है। ठीक है, जैसे देखते हैं इसका वृत्ति भाग। तो कह रहे हैं पदांतात, मतलब पद के अंतिम में जो एंग है अति परे अर्थात अ के परे होने पर उसका पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। जैसे कह रहे हैं हरेव। ठीक है, तो आइए इसको इसको देखते हैं। तो यहां पर है हरे, हरे कहाँ का रूप है? तो संबोधन एक वचन में बनता है हरे, और बाद में है अव। तो संबोधन एक वचन का है, मतलब ये सुबंत है। सुबंत का मतलब इसमें इसकी पद संज्ञा हो चुकी है। तो ये पद के अंतिम में विद्यमान ए है और लास्ट में दूसरी ओर हमारे पास अ है। तो इन दोनों को मिलाते हैं तो ये जो अ है इसी में आकर के मिल जाता है। तो इसका रूप ऐसे करके इसका हम लोग लिखते हैं, और ये एक अवग्रह का चिन्ह हम लोग लगाते हैं ताकि हमें बोध हो सके कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अवग्रह हम लोग लगाते हैं एक सिंबल के तौर पर, ताकि हम इस बात को समझ सके कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से विष्णु जमा अव, अर्थात हे विष्णु भगवान हमारी रक्षा करो। अव अर्थात रक्षा करना। तो विष्णु में भी क्या है? संबोधन का एक वचन है और आगे है अव, तो इसमें भी पूर्व रूप संधि हुई है। अ जो है इसी ओ में आकर के मिल गया है और यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से अवग्रह का चिन्ह लगा दिया गया है। ठीक है, आइए 3-4 और सूत्र देखते हैं। तो इसमें भी इसी प्रकार से, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि आगे थोड़ा सा प्रकरण चेंज हो रहा है, तो इसको नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। कल सुबह आप लोग मिलिए और कल सुबह ये पूरा प्रकरण जो है समाप्त कर देंगे हम लोग। 10-15 सूत्र हैं इसमें, तो 10-15 सूत्र हैं, हम लोग कल सुबह की क्लास में इसको पढ़ करके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए कल सुबह हम लोग मिलते हैं, और कल सुबह की जो कक्षा का समय होगा वो 5:30 बजे से होगा। तो 5:30 बजे मिलते हैं हम लोग, और कल इस संधि प्रकरण को समाप्त करेंगे ताकि आगे जो विषय है वो प्रारंभ हो सके। तो आप सभी को नमस्ते, कल सुबह मिलते हैं 5:30 बजे। नमस्ते आप सभी को।